पटना के फतुहा का एक नौजवान जो शुरुआती दिनों में कांग्रेस के साथ भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए गांधी के साथ जुड़ता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन में कांग्रेस के कदम से कदम मिलाकर बिहार में मजबूत करने का प्रयास करता है। और फिर 1937 में श्री कृष्ण बाबू से मुलाकात होती है। बतौर निजी सचिव के तौर पर राजनीति सीखते हैं और फिर आने वाले वर्षों में श्री कृष्ण बाबू के बाद बिहार के सियासत की वो सिरमोहर चेहरा बनते हैं जो आने वाले 3.5 वर्षों में तक बिहार की सत्ता की कमान पाटलिपुत्र के गद्दी से संभालते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज के मुख्यमंत्री सीरीज के तीसरे एपिसोड में हम कहानी बताने जा रहे हैं बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री केबी सहाय के बारे में। केबी सहाय को बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति माना जाता है। जिस समय श्री कृष्ण बाबू बिहार में जमींदारों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय बतौर राजस्व मंत्री के तौर पर केबी सहाय उनसे कदम से कदम मिलाकर साथ दे रहे थे। शाहाबाद के इलाके में जब जमींदारी प्रथा को समाप्ति के लिए जेपी कृपलानी से लेकर राजेंद्र प्रसाद तक लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय केबी सहाय भी उन महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। धीरे धीरे जब आज़ादी के बाद बिहार में 1952 में चुनाव हुए तो श्री कृष्ण बाबू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीत कर आई, लेकिन केबी सहाय के राजनीति में बड़ा कद हासिल करने में अभी 11 वर्ष का समय बाकी था। आपको पिछले एपिसोड में मैंने बताया था 1961 में जब श्री कृष्ण बाबू की मृत्यु के बाद बिहार के सियासत की कमान किसे सौंपी जाए, इसकी सियासी लड़ाई शुरू हुई तो उस समय 4 धुरी बिहार में काम कर रहे थे। एक धुरी का नेतृत्व कर रहे थे विनोदानंद झा, जिनके साथ ब्राह्मण नेताओं की एक लॉबी खड़ी थी। दूसरे नेता थे महेश प्रसाद सिन्हा, जो भूमिहारों का नेतृत्व कर रहे थे। और तीसरा गुट सत्येंद्र नारायण सिंह का था, जो राजपूतों का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन केबी सहाय मजबूती के साथ पिछड़े और कायस्थ नेताओं के साथ लामबंद करते हुए बिहार में कांग्रेस को एक नए चेहरा के तौर पर उभारना चाहते थे। लेकिन 1962 में उनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता विनोदानंद झा के साथ खड़े हुए। नतीजा ये रहा कि सत्येंद्र नारायण सिंह को बिहार में उप मुख्यमंत्री का पदभार मिला, लेकिन मन में कचोट अभी बाकी थी। 1963 में जब कांग्रेस के कामराज प्लान के चलते विनोदानंद झा की कुर्सी चली गई तो फिर बिहार की सियासत में उठापटक का दौर देखने को मिला। विनोदानंद झा को लगा कि उनकी कुर्सी छीन जाने के बाद उनका कोई करीबी बिहार की सत्ता को संभाले, इसलिए उन्होंने पिछड़े नेता और कुर्मी के उस समय के बड़े चेहरे वीरचंद पटेल का नाम आगे किया। इस बात से नाराज दिखे सत्येंद्र नारायण सिंह, वही सत्येंद्र नारायण सिंह जो कदम से कदम मिलाकर विनोदानंद झा के साथ खड़े थे। कांग्रेस के इन तमाम गुटों के बीच फिर एक पास राजनीतिक असमंजस का दौर देखने को मिला। महेश प्रसाद सिन्हा से लेकर सत्येंद्र नारायण सिंह हो या फिर केबी सहाय के साथ खड़े रामलखन सिंह यादव। रामलखन सिंह यादव का नाम तो आपने सुना होगा, पिछले एपिसोड में मछली कांड का मैंने जिक्र किया था। उस कांड में रामलखन सिंह का नाम बड़ी सुर्खियों में आया था। इस बार केबी सहाय के मुख्यमंत्री बनाने में यही रामलखन सिंह यादव का महत्वपूर्ण योगदान होने वाला था। 1963 में जब विनोदानंद झा की कुर्सी गई तब तमाम नेताओं को लगा कि कहीं वीरचंद पटेल का नाम आगे कर विनोदानंद झा इस बाजी को मार नहीं ले जाए, इसलिए तमाम नेताओं के गुटों ने केबी सहाय के नाम पर मुहर लगा दी। एक फाइल दिल्ली के दरवाजे पर पहुंची, कांग्रेस दफ्तर से केबी सहाय के नाम पर मुहर लगा दी गई और फिर गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1963 को केबी सहाय बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन अभी जीवन में और राजनीतिक उठापटक के दौर में केबी सहाय को कई आरोपों को झेलना अभी बाकी था। केबी सहाय जैसे जैसे अपने राजनीतिक कालखंड को दौर से गुजर रहे थे, उन पर भ्रष्टाचार और कई तरह के गंभीर आरोप लगते गए। उनके मंत्रिमंडल में शामिल चाहे वो सत्येंद्र नारायण सिंह हो या तमाम रामलखन सिंह यादव, ये उन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे और आरोपों का दौर इतना गहराता चला गया कि दिल्ली से कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष कामराज को पटना आना पड़ गया। पटना में कामराज ने मुख्यमंत्री के सामने न्यायिक जांच के लिए एक फाइल दी, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने एक झटके में उस फाइल को ये कहकर ठुकरा दिया कि इस फाइल की जांच होने से पहले आपको मेरा इस्तीफा स्वीकार करना होगा। लेकिन कांग्रेस केबी सहाय के इस्तीफे को डस्टबिन में एक झटके में फेंक देती है। कांग्रेस को लगता है कि बिहार की सियासत में आने वाले भविष्य के नेता के तौर पर सत्येंद्र नारायण सिंह से लेकर केबी सहाय के बलबूते ही आगे बढ़ाया जाता है।
लेकिन ये वो दौर था जब कांग्रेस धीरे धीरे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे सियासी राज्यों में पिछड़ों की अनदेखी करते करते अपने आप को कमजोर करती चली गई। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस से अलग होकर जब सोशलिस्ट दल बना तब कांग्रेस को इसका खामियाजा आने वाले वर्षों में झेलना पड़ गया। चलिए कांग्रेस की कहानी से पीछे फिर आपको केवी सहाय के सियासी सफर पर ले चलते हैं। केवी सहाय धीरे धीरे बिहार में आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचार के चंगुल में जकड़ी उनकी सियासी कहानी को अब बड़ा धक्का लगने वाला था। बिहार में साल 1967 में चुनाव का दौर आने वाला था। उस चुनाव के दौर में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लग रहा था और एक नारा बिहार की राजनीतिक गलियारों में बड़े जोर शोर से गूंजने लगा। वो नारा था, गली गली में शोर है, केवी सहाय चोर है। ये नारा इस तरह से तेज होता चला गया कि नतीजा ये रहा कि जो केवी सहाय 1957 के चुनाव में विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं और फिर 62 में गिरिडीह विधानसभा से जीतकर बिहार के विधानसभा पहुंचते हैं, वो फिर 67 में बिहार की 2 सीटों से अपना दावेदारी ठोकते हैं। एक सीट पटना की पश्चिमी विधानसभा सीट थी और दूसरी उनके गृह घर वाले इलाके हजारीबाग की सीट। हजारीबाग के जिक्र आते ही रामगढ़ के वंश कामाख्या नारायण सिंह और उनके बीच की सियासी अदावत अक्सर सुर्खियों में आ जाती थी, लेकिन इस बार कामाख्या नारायण सिंह के शिष्य महामाया प्रसाद सिन्हा उनको वहां से टक्कर देने वाले थे। पटना की सीट से महामाया प्रसाद सिन्हा दावेदारी ठोक रहे थे और आरा के रहने वाले आर.के. सिन्हा हजारीबाग की सीट से, और नतीजा ये रहा कि केवी सहाय मुख्यमंत्री रहते हुए भी ये दोनों सीटों से चुनाव हार गए। लेकिन केवी सहाय के राजनीति में अभी धीरे धीरे और कई गिरावटें आनी बाकी थी। कांग्रेस पहली बार बिहार में आज़ादी के बाद चुनाव हार चुकी थी और महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। तो ये थी कहानी बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री केवी सहाय की। आगे के सियासी सफर में हम बात करेंगे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा के बारे में। आगे की तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।